अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। सर अब्दुल खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। 12th सोशोलॉजी क्वेश्चन आंसर HSC एग्ज़ाम सवालात के जवाब देखेंगे। क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका बे है मुख्तसर इसके नोट लिखना है। उसके बाद में हम फ़र्क वाज़ेह कीजिए, इसके जवाब देखेंगे। ये 12 नंबरात के लिए आता है। पहला है इब्तदाई वैदिक दौर और बाद का वैदिक दौर में औरतों का मकाम। इसका जवाब है इब्तदाई वैदिक दौर। इब्तदाई वैदिक दौर में औरतों को तालीम हासिल करने का हक़ हासिल था। बाद के वैदिक दौर में औरतों को तालीम हासिल करने का हक़ छीन लिया गया था। दूसरा है इब्तदाई वैदिक दौर में औरतों को गुरुकुल में दाखिल होने से पहले उपनयना की रस्म अदा की जाती थी। बाद के वैदिक दौर में उपनयना की रस्म बंद कर दी गई, जिसकी जगह शादी और बचपन की शादी ने ले ली थी। तीसरा है इब्तदाई वैदिक दौर में औरतों को समाजी तक़रीबात में शिरकत की इजाज़त थी। तीसरा है बाद के वैदिक दौर में औरतों को समाजी तक़रीबात में शिरकत से रोक दिया गया और घरेलू ज़िम्मेदारियों तक महदूद कर दिया गया। चौथा है इब्तदाई वैदिक दौर में औरतों को जायदाद का हक़ हासिल था। बाद के वैदिक दौर में औरतों को जायदाद का हक़ हासिल नहीं था। दूसरा है क़दीम दौर में तालीम और बरतानवी दौर में तालीम। इसका जवाब है क़दीम दौर में तालीम। इब्तदाई वैदिक दौर में मुक़द्दस किताबों की तालीम दी जाती थी जो संस्कृत ज़बान में थी। बरतानवी दौर में तालीम असरी तालीम दी जाती थी जो अंग्रेज़ी ज़बान में थी। क़दीम दौर में तालीम ज़बानी तौर पर दी जाती थी। बरतानवी दौर में तालीम ज़बानी और तहरीरी दोनों तरह से दी जाती थी। क़दीम दौर में तालीम का ख़ास मकसद ज़बान और तलफ़्फ़ुज़ में सुधार लाना था। बरतानवी दौर में मुख्तलिफ़ मज़ामीन जैसे हिसाब, साइंस, फ़लसफ़ा, समाजियत और तारीख़ वग़ैरह पढ़ाए जाते थे। चौथा है क़दीम दौर में तालीम का मकसद किरदार साजी और ज़हानत को बढ़ाना था। बरतानवी दौर में तालीम का मकसद मग़रिबी इक़दार से लैस ज़हीन अफराद तैयार करना, जिनका मकसद दुनियावी ऐश व इशरत हासिल करना था। तीसरे का जवाब है दीही समाज और शहरी समाज। पहला है दीही समाज का अहम पेशा ज़राअत, दस्तकारी और ख़ाम माल की फ़राहमी है। शहरी समाज का माहौल मसनवी होता है और माहौलियाती ताफ़ुन से मुज़य्यन होता है। दूसरा है भारत की आबादी की 70% लोग दीही समाज से वाबस्ता है। दूसरा है शहरी समाज बड़ा होता है और इसमें यकसानियत नहीं पाई जाती। तीसरा है दीही समाज मुश्तरक ख़ानदान की सूरत में नज़र आता है। शहरी समाज में फ़र्द अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकता है। चौथा दीही समाज के अफराद भी क़ुदरती माहौल में रहते हैं, मगर वो क़ुदरती माहौल के साथ समाज के खुशगवार माहौल से भी मुंसलिक हैं। शहरी समाज में मुख्तलिफ़ मज़ाहिब व ज़ात के लोग एक साथ रहते हैं। दीही समाज के अफराद फ़न तहरीर से वाकिफ़ हैं, समाजी सतह पर अपने ख़यालात का इजहार करते हैं। रफ्ता रफ्ता ये समाज तरक्की की जानिब गामज़न है। पाँचवा है शहरी समाज एक ही इलाक़े में ज़िंदगी बसर करते हैं, ज़रिया माश के लिए एक जगह से दूसरी जगह भी जाते हैं, मगर वहाँ भी लोगों की तादाद क़बायली समाज से ज़्यादा होती है। चौथा है इलाक़ा वारियत और लिसानी तासुब। इसका जवाब है अपने इलाक़े के तईं ज़्यादा वफ़ादारी का इजहार करना इलाक़ा परस्ती या इलाक़ा वारियत कहलाता है। अपनी ज़बान के तईं शदीद वफ़ादारी करना और दूसरी ज़बानों में नक़्स निकालना और मजाक बनाना। दूसरा है अपने इलाक़े में रहने वालों की भलाई मकसद होती है। अपनी ज़बान को दूसरी ज़बान वालों से बुलवाना मकसद होता है। तीसरा है इसकी बुनियाद आम तौर पर जोग्राफियाई इलाक़े पर होती है। लिसानी तासुब की बुनियाद मुख्तलिफ़ रियासतें और इलाक़े होते हैं। चौथा है इलाक़ा वारियत से दो फ़िरक़ों में तनाज़ा पैदा होता है। लिसानी तासुब से दो फ़िरक़ों में दीगर मज़ाहिब की ज़बान के ताल्लुक़ से नफ़रत पैदा होती है। अच्छा, पाँचवा है ज़ात पात की तफ़रीक़ और मजहबी तासुब। इसका जवाब है पहला है पैदाइश की बुनियाद पर एक ज़ात का दूसरी ज़ात के फ़र्द को कमतर समझना ज़ात पात में तफ़रीक़ है। अपने मज़हब पर बदरजे अतम फ़ख्र और दीगर मज़हब को कमतर समझना मजहबी तासुब है। दूसरा है तमाम सहूलियात अपनी ज़ात के लोगों को
ملے اس طرح کا جذبہ ہوتا ہے، صرف اپنے ہی مذہب کا تحفظ کا جذبہ ہوتا ہے۔ ذات پات کی وجہ سے سماجی تفریق پیدا ہوتی ہے۔ تیسرا ہے دیگر مذاہب کے خلاف زہر بھرنا اور زہر اگلنے سے مذہبی تعصب پیدا ہوتا ہے۔ چوتھا ہے ذات پات کی تفریق جدید زمانے میں کم ہوئی ہے۔ سائنسی ترقی ہونے کے باوجود سیاسی طاقتیں مذہب کا سہارا لے کر تعصب پیدا کر کے اقتدار تک پہنچ رہے ہیں۔ چھٹا ہے صنعتیانہ اور شہریانہ۔ اس کا جواب ہے پہلا ہے مشینوں سے مختلف تکنیک کے ذریعے سامان بنانا اور نئی نئی صنعتوں کا قیام کرنا صنعتیانہ کہلاتا ہے۔ شہریانہ دیہی افراد کا روزگار کی تلاش میں شہروں کی طرف ہجرت کرنا اور آبادی میں اضافہ شہریانہ کہلاتا ہے۔ دوسرا ہے جدید ٹیکنالوجی کے تحت بڑی ملیں اور کارخانے شروع ہو رہے ہیں۔ شہروں میں صنعتوں اور مختلف قسم کے روزگار شروع ہونے سے لوگ بڑی تعداد میں شہروں کا رخ کر رہے ہیں۔ تیسرا ہے صنعتیانہ کی وجہ سے آمد و رفت کے ذرائع تجارت کی وجہ سے سماجی تبدیلی ہو رہی ہے۔ شہریانہ کی وجہ سے جدید خیالات و افکار فروغ پا رہے ہیں۔ چوتھا ہے صنعتوں کے قیام کی وجہ سے آپسی اتحاد کو فروغ ملا۔ صنعتوں میں ہر مذہب اور ذات سے لوگ بنا کسی تفریق کے کام کرتے ہیں۔ شہریانہ کی وجہ سے سماجی اداروں میں تبدیلی ہوئی، جیسے شادی، خاندان، طرز معاشرت، مذہب۔ ساتواں ہے بین الاقوامیت اور کھلی تجارت۔ اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے معاشی نظام میں عالمی سطح پر تبدیلی کا اہم کارندہ بین الاقوامیت ہے۔ سرمایہ کاری پر موجود کنٹرول ختم ہو جاتا ہے، معاشی سطح پر تجارت کا فروغ ہوتا ہے۔ دوسرا ہے بین الاقوامیت کی وجہ سے ممالک کے درمیان عالمی امن اور معیشت کو فروغ ملتا ہے۔ کھلی تجارت سے بھی عالمی امن کو فوقیت ملتی ہے، مگر پسماندہ ممالک امیر ترین ممالک کے زیر سایہ سانس لیتے ہیں۔ تیسرا ہے بین الاقوامیت کی وجہ سے ممالک کی تجارتی معیشت کو اولیت ملتی ہے، ممالک کی ترقی پذیر ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ کھلی تجارت میں سرمایہ دارانہ نظام فوقیت پاتا ہے، جو ملک جتنا سرمایہ لگائے گا وہ اتنا ہی امیر ترین ملک کہلائے گا۔ چوتھا ہے گلوبلائزیشن کی وجہ سے ممالک کی طرز معاشرت خرد و نوش اور سماجی تبدیلی میں اضافہ ہوتا ہے۔ کھلی تجارت سے معاشی و سماجی ترقی میں اضافہ ہوتا ہے۔ آٹھواں ہے بھارت میں آزادی سے پہلے اور بعد میں خواتین کی تحریک۔ اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے آزادی سے پہلے خواتین کی تحریکوں پر سماجی مصلحین کا نمایاں اثر تھا۔ آزادی کے بعد خواتین کی تحریکوں پر فیمنسٹ نیٹ ورک کے اثرات دیکھنے کو ملے۔ دوسرا ہے آزادی سے پہلے برطانوی حکومت نے غلط رسموں میں ستی جیسی رسم کا خاتمہ کیا۔ دوسرا آزادی کے بعد بھارت کے دستور نے خواتین کو انصاف اور برابری کا حق فراہم کیا۔ تیسرا ہے آزادی سے پہلے خواتین کی تحریکوں کے نتیجے میں خواتین اسقاط حمل پر روک اور کم عمری میں شادی کے خلاف قوانین پاس ہوئے۔ آزادی کے بعد خواتین کی تحریکوں سے متھورا ریپ کیس، روپ کور کیس اور نربھیا ریپ کیس میں خواتین کو جیت حاصل ہوئی۔ چوتھا ہے برطانوی دور میں ہی 1926 عیسوی میں آل انڈیا ویمنس کانفرنس کا قیام عمل میں آیا۔ 1975 کو UNO نے خواتین کا سال قرار دیا اور 1975 سے 85 کو خواتین کی دہائی قرار دیا۔ 10واں ہے روایتی خواتین اور جدید خواتین۔ اس کا جواب ہے روایتی دور میں خواتین کا درجہ سماج میں بہت کم تھا۔ جدید دور کی خواتین کو سماج میں مردوں کے مساوی درجہ حاصل ہے۔ دوسرا ہے روایتی خواتین مالی اعتبار سے باپ، شوہر یا بیٹے پر انحصار کرتی تھی۔ جدید دور کی خواتین خود کفیل ہوتی ہے۔ تیسرا ہے روایتی خواتین کو گھریلو مسائل میں رائے دینے کی اجازت نہیں تھی۔ جدید دور میں خواتین کی رائے اہمیت رکھتی ہے۔
चौथा, रिवायती ख़वातीन की ज़िंदगी चूल्हा और बच्चों की परवरिश में गुजरती थी। जदीद दौर की ख़वातीन घरेलू कामकाज के अलावा दफ्तरों में नौकरियां भी करती हैं। 11वां है समाजी मसाइल और इनफरादी मसाइल। इसका जवाब है पहला नुक्ता है समाजी मसाइल से ऐसा मसला जो पूरे समाज के लिए होता है इसे समाजी मसला कहा जाता है। दूसरा, समाजी मसाइल पूरे समाज से ताल्लुक़ रखते हैं जैसे नशा, बढ़ती आबादी, बेरोज़गारी, आलूदगी और गुनाहगारी वगैरह। इनफरादी मसाइल ऐसा मसला जो किसी एक शख्स का मसला हो इसे इनफरादी मसला कहा जाता है। दूसरा, किसी शख्स के पास रोज़गार नहीं है तो इसे हम शख्सी या इनफरादी मसला कहेंगे। तीसरा है समाजी मसाइल को हल करने के लिए अमली इक़दाम किए जाते हैं, इसके लिए पूरे समाज का बेदार होना ज़रूरी होता है। तीसरा है इनफरादी मसला फ़र्द की ज़ाती कोशिशों से हल किया जा सकता है। चौथा है समाजी मसाइल में पूरे समाज को नुकसान उठाना पड़ता है, इनफरादी मसले से एक ही फ़र्द का नुकसान होता है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी।